इंडिया के अलग अलग जोन्स, अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज में विजिट करके कुछ कंपनी की ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में सिविल गुरुजी ने सर्वे किया जो कि आगे आने वाली कंपनीज या जो भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं या जिनकी कंपनी स्टैब्लिश है वो भी हो सकता है इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश भौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पे, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज का एक खास वीडियो उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज ओनर्स के लिए है या फिर अगर मैं बात करूं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठाते हैं या फिर छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें जो हमने सर्वे के दौरान पता करी, वो आती है उन कंपनीज के द्वारा जो कि प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करते हैं, जिसमें कि वो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि उनके अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं या तो वो प्रॉपर प्लानिंग या डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी लैंड उनको प्लान करना या डिजाइन करना है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो जब आप कैंडिडेट सेलेक्ट करें, आप इंजीनियर सेलेक्ट करें उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि क्या उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उससे रिलेटेड है या नहीं। आप उसके वर्क मंगवाइए, आप उसके प्रेजेंटेशंस मंगवाइए जो काम उसने पहले कर रखा है। अगर उस चीज का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है तो सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि उसे आप एज एन ड्राफ्टमैन यूज कर सकते हैं। उसे डायरेक्टली प्लानिंग ना पकड़ाएं, क्योंकि अगर वो प्लान नहीं करेगा तो आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे और चीजें वेल नहीं जाएंगी। तो आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें अगर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के पार्ट में, अगर उसका पास एक्सपीरियंस भी इस पार्ट में नहीं है तो भी आप उसे ड्राफ्टिंग में ही रख सकते हैं। वो WD यानी कि वर्किंग ड्राइंग्स पर ड्राफ्टिंग कर सकता है। इस एक पर्टिकुलर 3 से 4 महीने के बेसिक ड्राफ्टिंग के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जब उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी तब आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं दूसरे लेवल पर। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, पुअर वर्क एग्जीक्यूशन की। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज या स्टार्टअप्स एग्जीक्यूशन वर्क से रिलेटेड है उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने, अगर आपको साइट इंजीनियर अपॉइंट करना है तो उसमें क्या क्या एग्जीक्यूशन स्किल्स होनी चाहिए, ये आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू चेक करना है। जो जो प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जैसे कि आप फेस कर रहे हो, एग्जांपल अगर हम बात करें कि पुअर वर्क एग्जीक्यूशन, तो क्या उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसने साइट पर काम एग्जीक्यूट करवाया है क्या, आप उससे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि चेक लिस्ट होगी। हमको वहां पर टेक्निकल क्वेश्चन राउंड नहीं करने, आपको वहां पर आपके साइट में जो प्रॉब्लम्स है उसकी चेकलिस्ट नोट डाउन करिए और इंजीनियर से इंटरव्यू के दौरान यही चीजें पूछिए कि क्या वो इन चेकलिस्ट के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली उसको साइट ना दे, उसको किसी के अंडर रखें जो कि उसका सीनियर हो और 2 से 3 महीने तक वो सीनियर उस इंजीनियर को गाइड करे। क्योंकि अगर आपका काम खराब होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उस इंजीनियर को ही ब्लेम करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इंजीनियर को किसी सीनियर के अंदर रखकर उसकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट और थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं हम, इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जो भी साइट पर कंपनीज आपके जो भी मटेरियल्स पुट ऑन होते हैं, चाहे हम बात कर ले एग्रीगेट की, सीमेंट की, सैंड की, स्टील की, तो आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो दिखती है आपको बिलिंग के टाइम। क्यों दिखती है कि भैया इतना मटेरियल आया, इतना कंजप्शन हुआ, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ड्यू टू वेस्टेज। जो मटेरियल्स का मैनेजमेंट है साइट पर वो प्रॉपर नहीं है। तो जब आप उस पार्ट के लिए यानी कि क्वांटिटी सर्वे या क्वालिटी एनालिस्ट के पार्ट पर आप प्लान करें किसी भी इंजीनियर को, तो ये चीजें चेक करें क्या उसे मटेरियल मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज है क्या, उससे रिलेटेड आप उससे क्वेश्चंस पूछें और उसके साथ आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो सेम जो हमने सेकेंड पार्ट में रिलेट किया था कि आप उसको किसी सीनियर के अंडर रखें ताकि वो चीजों को वहां पर प्रैक्टिस कर पाए और वहां से सीख कर आगे बढ़ पाए। चौथे प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं इस पार्ट में, अनसिस्टमेटिक पेमेंट प्रोसेस की। अगर आप कंपनी, अगर आपके अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, अब आप तो एक हायर डेजिग्नेशन पर है, हायर पोस्ट में। अब इन ओनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि जो फंड फ्लो है नीचे से लेकर ऊपर तक का, क्योंकि आप जब तक कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे से फंड फ्लो नहीं प्रोसेस करेंगे तब तक जो आपका वर्क फ्लो है, जो काम है, वो उसी तरह से चलेगा जिस तरह से पेमेंट डिलीवर हो रहा है। तो उसके लिए आपको जब बिलिंग इंजीनियर अपॉइंट करना हो तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी होगी कि क्या उसको हर एक तरह के स्पेसिफिकेशंस के बारे में नॉलेज है क्या वो प्रॉपरली बिलिंग में, अगर हम बात करें अलग अलग, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर स्लैब रेट में काम कर रहा है तो क्या उसको उसका नॉलेज है, अगर वो आइटम वाइज में काम कर रहे हैं तो क्या उसको उस पार्ट का नॉलेज है। आप पहले इंटरव्यू में ये सारी चीजें चेक करें। अगर उसके पास इस तरह का नॉलेज नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको किसी सीनियर के अंदर, सेम ये प्रोसेस आपको हर बार अपनाना है। मैं क्यों इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी भी इंजीनियर को बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप
सौंप देंगे और अगर उसको वो सक्सेसफुली नहीं निभा पाएगा तो यहां पर आप उसे ही ब्लेम करेंगे, रादर देन आपको इंटरव्यू में ही फाइनल करना है कि वो इंजीनियर किस तरह का वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की जो कंपनीज की होती है, डिलेज इन प्रोजेक्ट एंड अनप्रोफेशनल डीलिंग्स। अब इस पार्ट में क्या होता है, जब कंपनी का ओनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उठाता है, हम बात करें किसी पार्ट की, उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, तो उसमें जब डीलिंग होती है, जब आप टेंडर फिलिंग करते हैं, तो जो बीओक्यू गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और जो आपने अपने तरफ से जो रेट एनालिसिस के तौर पर वहां पर जो अपनी बिड भरी है, उसमें कितना डिफरेंस है, उस चीज को समझना और जो उसके लॉज हैं, क्योंकि पहले हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है बिफोर बिडिंग, उस सारी चीजों को समझना होता है। तो क्या आपके उस कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग इंजीनियर के पार्ट में ये सारी चीजें आती हैं, आपको उससे इंटरव्यू के टाइम ये सारी चीजें पूछनी होंगी। आप ये नहीं जज कर सकते पहले कि उसकी आगे आने वाली स्किल्स क्या है, लेकिन आप उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर उसको आगे काम दे सकते हैं। इसी तरह से, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक प्रॉपर बड़े से प्रोजेक्ट को हैंडल करने की, जो डिलेज होते हैं प्रोजेक्ट में, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि जब हम बात करें पहले प्रीवियस प्लानिंग की, अगर हमें किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो उसकी प्लानिंग पहले से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस प्लानिंग के डिलेज की वजह से जो आपका काम है वो रुकता है। अगर काम रुक रहा है तो यहाँ पर आपके रिसोर्सेज पे भी जो आपका अमाउंट है वो भी जा रहा है, प्रोजेक्ट भी आपका डिले हो गया, एज वेल एज जो आपकी ग्रोथ होनी थी वो भी नहीं हो पा रही है उतने रैपिडली। तो इस वजह से अगर आप कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग इंजीनियर प्लान करें तो उस पार्ट पर इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज स्टार्टअप फेलियर। यहां पर इस वीडियो को हमारे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियर्स देख रहे होंगे जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है या फिर वो कंपनी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये सारी चीजें हमारे पहले के 5 पॉइंट्स देखे और सुने अच्छे से, और यदि आपको इसके बारे में डिटेल पर जानकारी लेनी है तो सिविल गुरुजी आप लोगों की लाया है आगाज जर्नी कैंपस टू कॉर्पोरेट की, जहां हम इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाता है इसके बारे में डिटेल पर डिस्कशन करेंगे। सो आप तैयार हो जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। 7 तारीख को भोपाल सिविल गुरुजी में, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लखनऊ 14 मार्च को होने वाला है सेशन, और दिल्ली में 21 मार्च को सेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है और इसी जोश और इसी जुनून के साथ आप इस इवेंट को आइए, अटेंड करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन लीजिए। और मैं ये भी बता दूं, जितने भी यंग इंजीनियर्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे इन कंपनीज रन करती है, क्या कंपनीज की डिमांड होती है आपसे, और आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जिससे कि आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो पाए। तो आप भी इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।